नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और मैं हूं आपके साथ में सचिन पाटिल। चलिए बिना किसी देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। 31 मार्च तक है नक्सल खात्मे का डेडलाइन। संसद में चर्चा के बीच गृह मंत्री दिल्ली रवाना। तो आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रायपुर से बड़ी खबर, दिल्ली रवाना हुए हैं गृह मंत्री विजय शर्मा। अचानक उनकी रवानगी हुई। आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो भेंट करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए जैसे कि कल नक्सल खात्मे की डेडलाइन है 31 मार्च। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और आज लोकसभा में नक्सल मुद्दे पर चर्चा भी हो रही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आपसे कुछ देर पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। स्टेशन साइड से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। राजकीय विमान से विजय शर्मा रवाना हो चुके हैं और आज शाम के उनके दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। आज दिन भर में संसद की जो कार्रवाई चल रही है और उसमें छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत देश में नक्सलवाद से जो मुक्ति है उस विषय पर चर्चा चल रही। लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे और लगातार जो चर्चा है उसको सुन रहे थे। और इसी बीच दिल्ली से जानकारी है कि मुलाकात के लिए आज उन्हें समय मिला तो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। ये ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही जो 31 मार्च 2026 की तारीख है वो है और यही डेडलाइन था जब नक्सली मुक्ति न सिर्फ छत्तीसगढ़ पर पूरे भारत में करने का संकल्प किया गया था। और इससे पहले आज उनकी जो मुलाकात है बेहद महत्वपूर्ण है। ये माना जा रहा है कि आज संसद में चर्चा के पहले ही जो गृह मंत्री का जवाब उसके पहले ही मुलाकात जो है वो गृह मंत्री विजय शर्मा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली। बिल्कुल गौरव, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री विजय शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात है और दोनों के बीच में चर्चा संभव है नक्सल मुक्त भारत को लेकर के, क्योंकि कल की डेडलाइन है। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि वह ईरान का तेल अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज है ईरान का तेल लेना। इस पर कब्जे के लिए अमेरिका के पास कई विकल्प हैं। उन्होंने खार्ग द्वीप का जिक्र करते हुए कहा, हो सकता है हम खार्ग द्वीप ले लें, हो सकता है ना लें। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस द्वीप पर ईरान की रक्षा ज्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका इसे आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। बता दें कि खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित है। यह ईरान का अहम तेल केंद्र है। यहाँ से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जल्द समझौता हो सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तेहरान ने अमेरिका का प्रस्ताव नहीं माना तो उनके पास देश नहीं बचेगा। ईरान ने तेल पर ट्रंप की नजर है। ईरान में जो तेल का भंडार है उस पर राष्ट्रपति ट्रंप की नजर है। जिस तरीके से वेनेजुएला में उन्होंने ऑपरेशन किया उस तरीके से सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान यहाँ पर निकल कर आया है। खार्ग द्वीप का उन्होंने जिक्र भी यहाँ पर किया है। सुरक्षा कमजोर होने का दावा, ईरान के तेल पर ट्रंप की नजर। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती की गुंज अब दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत ने लोकसभा में इस गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने मंत्री के सैटेलाइट के जरिए अफीम की निगरानी की जा रही वाले बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब दुर्ग बलरामपुर में मक्के की खेती के बीच अफीम की अवैध खेती हो रही थी तो सैटेलाइट निगरानी सिस्टम इसे क्यों नहीं पकड़ पाया। सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि क्या जानबूझकर सिस्टम ने आंख बंद कर ली ताकि राजनीतिक सिंडिकेट को फायदा मिल सके या यह प्रशासनिक मिलीभगत का मामला है। ज्योत्सना महंत ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि ऐसी अवैध खेती को रोकने में किस स्तर तक लापरवाही या अनदेखी हुई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में
CIB सैटेलाइट के जरिए अफीम की निगरानी करने का जो बात कही गई है, तो मेरा सीधा सवाल है कि जब छत्तीसगढ़ में दुर्ग बलरामपुर में मक्के की ऊंची खेती जब होती है और उसके बीच में अफीम की खेती की गई योजनाबद्ध तरीके से, तो आपका सैटेलाइट इस सिस्टम को क्यों नहीं पकड़ पाया? या ये जानबूझकर सिस्टम अंधा हो गया ताकि खास राजनीतिक सिंडिकेट को फलने फूलने का समय मिले? आपका क्वेश्चन क्या सर? वही क्वेश्चन सर, क्वेश्चन सर यही है सर, जो मंत्री जी ने कहा है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन जब जनवरी में वहाँ के बलरामपुर के सरपंच ने जब इस कार्रवाई की सूचना दी तो उस पर संज्ञान, सुनिए ना सर प्लीज, तो उसको उन्होंने नहीं सुना और अभी मार्च में उन्होंने दूसरे सप्ताह में उस पर कार्रवाई की। तब तक कि अफीम फल भी गया था, फूल भी गया था और कट भी गया था। तो इसको इस प्रशासनिक मिलीभगत कहा जाए, इसे क्या कहा जाए? भगवान राम के ननिहाल चंदखुरी यानी माता कौशल्या धाम में भगवान श्री राम की नई दिव्य और भव्य मूर्ति जल्द स्थापित होने वाली है। ग्वालियर से ये मूर्ति बनकर रायपुर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, शुभ मुहूर्त देखकर इस मूर्ति की स्थापना की जाएगी। जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। चंदखुरी के माता कौशल्या धाम में स्थापित मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मूर्ति जो है वो जल्द बदली जाएगी। 51 फीट की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी, लेकिन इस मूर्ति को भगवान राम की गरिमा और भव्यता के अनुरूप नहीं होना बताया गया था। इस वजह से नई मूर्ति जो है वो ग्वालियर में उसका निर्माण करा लिया गया है। मूर्ति रायपुर भी पहुंच गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि शुभ मुहूर्त देखकर तय प्रक्रिया के अनुरूप विधि विधान के साथ नई मूर्ति की स्थापना की जाएगी और बहुत जल्द इस मूर्ति को बदल दिया जाएगा। ये अलग बात है कि इस मूर्ति का क्या किया जाएगा। जो वर्तमान मूर्ति स्थापित है इस पर अभी खुलकर कोई टिप्पणी सामने नहीं आई, कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन जो भगवान राम की नई मूर्ति है उसकी यहाँ पर स्थापना जल्द कर दी जाएगी। नए स्वरूप में, दिव्य और भव्य स्वरूप में भगवान राम की जो नई मूर्ति है वो स्थापित की जाएगी और वो भी मूर्ति जो है उसका आकार लगभग 51 फीट का होगा। बनने के बाद इसी स्थान पर उसकी स्थापना की जाएगी और ये प्रक्रिया जो है वो जल्द प्रारंभ कर दी जाएगी। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। तो धमतरी में डामर प्लांट के जहरीले धुएं से बच्चे परेशान हैं। स्कूल के पास ही लगा डामर प्लांट, बच्चों के आंखों और त्वचा में एलर्जी की शिकायत सामने आ रही है। स्कूल प्रबंधन ने प्लांट हटवाने की मांग की है। बंजारी गांव का यह मामला है। देखिए, धमतरी से खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल के पास में ही डामर प्लांट है और इस वजह से अब बच्चों को परेशानी हो रही है। तो डामर प्लांट की वजह से, इसके दुष्प्रभाव की वजह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनके स्किन में, आंखों में एलर्जी की शिकायत सामने आ रही है और अब स्कूल प्रबंधन ने प्लांट हटवाने की मांग की है। बंजारी गांव का ये पूरा मामला है। स्कूल के करीब यहां पर डामर प्लांट लगाया गया है और इसकी वजह से बच्चों की आंखों और त्वचा पर यहाँ पर एलर्जी की शिकायत सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि स्कूल के पास किस तरीके से काला धुआं सा ये दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर इसकी वजह से बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जरा सोच करके देखें कि ये काला धुआं कितना हानिकारक हो सकता है। और बड़े तो बड़े, लेकिन बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और स्कूल के पास में तो खैर ऐसे प्लांट्स लगाने ही नहीं जाने चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि भाई अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। अंबिकापुर से राजधानी दिल्ली के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है, जो क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और सांसद चिंतामणि महाराज भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सांसद चिंतामणि महाराज पहली फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस हवाई सेवा की मांग लंबे समय से क्षेत्रवासी कर रहे थे। इस हवाई सेवा के शुरू होने से अब न केवल यात्रा आसान हुई, बल्कि पर्यटन, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी नए अवसर खुले। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के विशेष प्रयास से हमारे यहाँ के सांसद महोदय, जिनका भी बहुत ज़्यादा प्रयास रहा, दिल्ली में लगातार उड्डयन मंत्री जी से और सभी से संपर्क किए और ये सेवा हम लोगों को मिली है। निश्चित रूप से इस सेवा के चलने से सरगुजा की तस्वीर बदलेगी, सरगुजा का विकास होगा, पर्यटन के क्षेत्र में लोगों का आना जाना जब बढ़ेगा तो आज
हमारे सरगुजा संभाग के लिए बड़ी खुशी का विषय है कि अंबिकापुर दरिमा से दो बड़े महानगर में हवाई सेवा प्रारंभ हुई। आज दिल्ली जाते, सप्ताह में 2 दिन दिल्ली और सप्ताह में 2 दिन कलकत्ता, ऐसा 2 बड़े महानगर से हमारा अंबिकापुर जुड़ी। छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से अंबिकापुर टू दिल्ली हवाई सेवा प्रारंभ हुई है। इससे अंबिकापुर क्षेत्र के अंबिकापुर के संभाग के निवासियों को भारी सुविधा होगी। इस क्षेत्र के आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और शैक्षणिक विकास सभी के लिए आम जनता को भारी सुविधा होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही अच्छी सुविधा है। अब हमें रायपुर या बिलासपुर उतर के बाई रोड नहीं आना पड़ेगा। न्यू दिल्ली से डायरेक्ट अंबिकापुर की फ्लाइट बहुत ही सुखद थी और बहुत ही अच्छी। मेरा नाम निखत है, मैं दिल्ली से ट्रैवल कर रही हूँ और कैसा रहा सफर? याद बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। नया शुरुआत हुआ है अंबिकापुर। हाँ जी, ये इनॉग्रल फ्लाइट थी, बहुत ही बढ़िया लगा। रायगढ़ नगर निगम के महापौर जीवर्धन चौहान बजट पेश करने के लिए साइकिल से पहुंचे। घर से निकलने से पहले महापौर ने नगर की आराध्य देवी मां बूढ़ी माई के दरबार पहुंचकर आशीर्वाद लिया। ये देखिए, तस्वीर देखिए आप। आज बजट के द्वितीय सत्र पेश करना है, जो सुबह उठ करके मैं नहा धो करके और विधि विधान से नगर देवी मां बूढ़ी माई के यहाँ जा करके माथा टेक करके मैंने आशीर्वाद लिया कि नगर का बजट शांतिपूर्वक हो जाए और रायगढ़ के विकास के लिए यह बजट है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की तय डेडलाइन 31 मार्च से ठीक पहले शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को अब विकास की मुख्य धारा में लाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है और नक्सलवाद समाप्त होते ही इन इलाकों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मंत्री यादव दुर्ग में एनटीपीसी द्वारा आयोजित दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण व कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सरकार अबूझमाड़ के ओरछा, जिला नारायणपुर और सुकमा जिले में 2 बड़े एजुकेशन हब स्थापित करने की योजना बना रही है, जिससे स्थानीय बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य मिलेगा। अमित शाह जी ने कहा था 31 मार्च तक पूरे छत्तीसगढ़ में हम नक्सलवाद समाप्त कर लेंगे। आज यथार्थ हो रहा है। विकास की धारा में आ गए, नक्सल मुक्त हमारा छत्तीसगढ़ बन गया और आने वाले समय में इस बार हमने शिक्षा के रूप में जो अबूझमाड़ है, नारायणपुर, ओरछा, और 2 अलग अलग स्थानों पे और सुकमा जिला में 2 स्थानों पे हम एक एजुकेशन हब बनाने वाले हैं, जिससे वहाँ के बच्चों को शिक्षा बहुत बेहतर मिले और वहाँ का विकास हो सके। धार के नौगांव थाना क्षेत्र में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि विशेष समुदाय के युवक ने यौन शोषण किया। आरोपी नाम छुपाकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने डर के कारण कई दिनों तक चुप रही, लेकिन बार बार ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो आपको बता दें कि लव जिहाद का मामला यहां पर नाम छिपाकर बनाए शारीरिक संबंध, युवती को ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म। रीवा जिले के बिछिया थाने में पदस्थ एक एएसआई पर युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। नशे की हालत में एएसआई ने महिला के साथ गलत हरकत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। ये मामला रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र में किशोरी का आरोप है कि एएसआई राकेश सिंह उसके घर पर आए और दरवाजा पीटने लगे। फिर दरवाजा को धक्का देकर के घर के अंदर आ गए। पहले शराब के नशे में
किराए से घर मांगा, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे चाचा का केस है। युवती ने कहा कि चाचा घर पर नहीं है, आप बाद में आइएगा। एएसआई किशोरी का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत करने का प्रयास किया। युवती ने बताया कि इस दौरान वो वर्दी में नहीं सिविल ड्रेस में थे। घटना की जानकारी किशोरी ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। एक आवेदन बिछिया थाने में दिया गया है, जिसमें वहां पर पदस्थ जो एएसआई हैं उन पे छेड़खानी का आरोप आवेदन के माध्यम से लगाया गया है। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में मामला आया है, तुरंत ही इसमें जांच प्रारंभ कर दी गई है। जो लोकल सीएसपी हैं राजीव पाठक, उनको ये जांच दे दी गई है, उनके द्वारा जांच की जा रही है। छतरपुर जिला अस्पताल में एक बार फिर प्राइवेट एम्बुलेंस चालक और उनके दलाल सक्रिय हैं, जो मरीजों और उनके परिजन को गुमराह कर जबरन प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक घायल मरीज का इलाज जिला अस्पताल में संभव था, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस चालक और दलाल उसे अत्यधिक गंभीर बताकर के रेफर कराने की कोशिश कर रहे थे। मरीज के परिजन को बार बार प्राइवेट एम्बुलेंस के मोबाइल नंबर दिए गए और उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए डराया गया। जानकारी मिलते ही डॉक्टर रवि सोनी मौके पर पहुंचे और मरीज की जांच कर बताया कि उसकी हालत स्थिर है और यहाँ बेहतर इलाज संभव है। उन्होंने दलालों के दिए गए मोबाइल नंबर और एम्बुलेंस चालकों के कार्ड जब्त कर सिविल सर्जन से शिकायत की। बता दें कि हाल ही में ऐसे भी 3 मामले सामने आ चुके हैं। हाँ, अभी 2-3 मरीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो है बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको जो है मरीजों को बहला फुसला के और उनको डरा धमका के दोनों तरीकों से मरीजों को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब इस तरह और मरीज परेशान भी हो रहे हैं और मुझसे अभी शिकायत भी की उन्होंने। तो हाँ, कार्ड वगैरह पे कुछ होने बराबर किए हैं, अभी जाके सर से उनकी जो है कंप्लेंट। यही छतरपुर ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास। कैसे लोग आ रहे हैं, क्या हुआ? वे कह रहे हैं कि यहाँ तकलीफ है आपको, तो आप बाहर ले जाइए। मोबाइल नंबर दे गए? हाँ, वो नंबर देगा, कार्ड दे गए हमारे। यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, ज्यादा दिक्कत है तो बाहर ले जाइए। जबलपुर के थाना कटंगे स्थित पौड़ा गांव में लूट के मामले में पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूटे गए नगद रुपए सहित लैपटॉप जब्त किया है। दरअसल 27 मार्च को वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो रहे थे। इसी दौरान एक लुटेरे की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, जिससे पीछा कर रहे ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया। ग्रामीणों ने आरोपी के हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की सख्ती के चलते उसने अपने साथियों के नाम और पते उगल दिए। लुटेरे की निशानदेही पर कटंगी थाना पुलिस ने अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 लुटेरे पाटन और दमोह क्षेत्र के रहने वाले हैं। हेमंत पटेल के द्वारा दिनांक 27/3/26 को जो लूट की घटना घटित हुई थी, उसमें थाना कटंगी पर अपराध पंजीबद्ध का अग्रिवेशनाबादी श्रीमान थाना पर महोदय से अधिसूचना प्राप्त हुई। दारी का अवलोकन कर अज्ञात आरोप पता तलाश से टीम गठित की गई और 5 लड़कों के द्वारा दिनांक 27/3/26 को लूट की घटना घटित हुई थी, उस घटना का करना कबूल किया है। इस तरीके से पूर्व बच्चों को जब्त किया गया है तथा लूटे हुए लैपटॉप जब्त किया गया। मंडला जिले के घुघरी थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में सड़क हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। सोमवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरी बस को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सड़क निर्माण कार्य में लगा डंपर तेज रफ्तार में था और उसकी सामने से आ रही बस से सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बस चालक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर घुघरी में भर्ती कराया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंडला की एक खबर है, देखिए भीषण सड़क हादसा। डंपर ने सवारी बस को टक्कर मार दी और डंपर बहुत तेज थी, जो कि सड़क निर्माण कार्य में लगी हुई थी। इसमें 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही विजुअल्स आप देख रहे हैं भर्ती कराने के। स्वास्थ्य केंद्र घुघरी में इन्हें भर्ती कराया गया है।
उमरिया गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 दर्जन से अधिक यात्री इसमें घायल हैं। एक बार फिर राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ का मौसम बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में बढ़त देखी जाएगी। बस्तर संभाग और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के साथ गरज चमक भी देखने को मिलेगी। प्रदेश भर का औसतन तापमान 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जबकि राजनांदगांव में 40.5, मुंगेली में 39.9, बिलासपुर में 39.6, रायपुर में 39.6 और बेमेतरा में 39.3 डिग्री दर्ज किया गया है। अप्रैल का महीना शुरू होते ही प्रदेशवासियों को तेज गर्मी का एहसास होने लगा। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। जहां एक तरफ बीते एक हफ्ते से बारिश हुई तो वहीं अब जो है वो तापमान में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ का जो तापमान है, जो मौसम है, उसमें क्या कुछ अपडेट रहेगी। सर, आने वाले दिनों में टेम्परेचर में क्या कुछ अपडेट रहने वाली है? अभी प्रदेश का अधिकतम तापमान है 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। कल राजनांदगांव का जो अधिकतम तापमान था 40 डिग्री था। मध्य छत्तीसगढ़ का जो तापमान है 39 डिग्री तक पहुंच गया है। तो आने वाले 2-4 दिन में जो तापमान अधिकतम तापमान है लगभग 39-40 डिग्री के आसपास रहेगा और प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वैसे गरज चमक के साथ तेज हवा भी चलने की संभावना है। सर, तो मतलब बस्तर संभाग और आसपास के जो इलाके हैं वहां पे बारिश होने की संभावना है। सर, अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें, बिलासपुर संभाग की बात करें तो फिर क्या कुछ टेम्परेचर रहेगा? रायपुर, राजधानी और बिलासपुर संभाग की जो तापमान की बात है ये लगभग 39 डिग्री के आसपास रहेगा और 1-8 डिग्री का इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये जो 39 और 40 के बीच में ही रायपुर और बिलासपुर संभाग का तापमान रहेगा। आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट रहने वाला है? क्या अप्रैल शुरू होते साथ जो है वो राजधानी वासियों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा या तापमान में जो है वो थोड़ी गिरावट महसूस की जाएगी? अप्रैल आते आते तापमान में थोड़ी और 1-2 डिग्री की वृद्धि होगी। मतलब जो तापमान अभी 40 के आसपास है ये 41-42 डिग्री के आसपास अप्रैल में जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से राजधानी रायपुर वासी हो जाए या फिर छत्तीसगढ़ वासी हो जाए, अप्रैल शुरू होने के बाद गर्मी का जो एहसास है वो भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में बस्तर संभाग और आसपास के कुछ इलाके हैं जहां पे मौसम विभाग की तरफ से हल्की बारिश के साथ जो है वो गरज चमक की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन मलकित सिंगल के साथ मनीषा त्रिपाठी, INH 24/7 रायपुर। जबलपुर में पर्पल डे पर सेवा और जागरूकता का अनूठा संगम देखने को मिला। सेवा दिवस के रूप में निःशुल्क बाल मस्तिष्क रोग परामर्श और थेरेपी मेगा शिविर लगाया गया। शिविर में मिर्गी और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को विशेषज्ञों ने मुफ्त परामर्श और थेरेपी दी। यह कैंप का उद्देश्य था कि हमारी एक संस्था है चेतन सेवा संस्थान, जो विकलांग मंदबुद्धि बच्चों पे कार्य करती है। यह विगत 2017 से एक निःशुल्क स्कूल का संचालन किया जा रहा है चेतन सेवा संस्थान द्वारा। आज एक एक्टिविटी हम लोग को पर्पल डे के दिन करनी थी, तो चेतन सेवा संस्थान और चेतन न्यूरो क्लिनिक के द्वारा, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पवन गंगोरिया सर की सेवाएं ली जा रही हैं, इसमें काफ़ी मरीज आ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मस्तिष्क की सबसे कॉमन बीमारी है बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, वो है मिर्गी। और मिर्गी के बारे में समाज में अनेक भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, ये झाड़ फूक से ठीक हो सकती है, या कोई ये प्रकोप है ईश्वर का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे INH 24/7 के साथ। नमस्कार।